नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स लवर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो लिखी गई है मॉर्गन हाउसल द्वारा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सुहाने सफ़र की। प्रीफेस। पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रदर्शन। मैंने अपने कॉलेज के बरस लॉस एंजल्स के एक बढ़िया होटल में नौकर के रूप में बिताए। वहाँ एक टेक्निकल एग्जीक्यूटिव गेस्ट बनकर आया करता था। वह काफ़ी टैलेंटेड था। उसने लगभग 20 बरस से कुछ ही अधिक की आयु में वाईफाई का एक मेन डिज़ाइन बनाकर पेटेंट किया था। वह कई कंपनियां शुरू करके बेच चुका था और काफ़ी सक्सेसफुल था। पैसों के साथ उसका जो रिश्ता था वह काफ़ी अजीब और मूर्खता से भरा हुआ था। वह $100 की कई इंच मोटी गड्डी साथ लेकर घूमता था, जिसे वह हर किसी को दिखाता था, चाहे वह देखना चाहते हों या नहीं। वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी धन संपत्ति की खुलकर डींग मारता, खासकर जब वह नशे में धुत होता। एक दिन उसने मेरे सहकर्मी को कई $1000 की रकम दी और कहा, गली में जो ज्वेलरी की दुकान है वहाँ जाओ और $1000 के कुछ सोने के सिक्के लेकर आओ। 1 घंटे बाद हाथ में सोने के सिक्के लिए वह टेक्निकल एग्जीक्यूटिव और उसके दोस्त डाक के चारों तरफ इकट्ठे हो गए, जो प्रशांत महासागर के सामने था। फिर उन्होंने उन सिक्कों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया। वे उन सिक्कों को कंकरों की तरह उछालते और फिर किसका सिक्का सबसे दूर गया इस बात पर बहस करते और ठहाके मारकर हंसते, सिर्फ मनोरंजन के लिए। एक दिन उसने होटल के कमरे में एक लैंप तोड़ दिया। एक मैनेजर ने उससे कहा कि वह $500 का लैंप था और उसे उसकी भरपाई करनी होगी। तुम्हें $500 चाहिए? कार्यकारी ने गुस्से में पूछा और जेब से नोटों की गड्डी निकालकर मैनेजर को देते हुए कहा, ये रहे $5000। अब मेरे सामने से दफा हो जाओ और फिर कभी भी दोबारा इस तरह से मेरी इंसल्ट मत करना। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह का व्यवहार कब तक चल सकता था, और इसका जवाब है, ज़्यादा दिन नहीं। कई वर्षों बाद मुझे पता चला कि वह दिवालिया हो गया। इस किताब का आधार यह है कि धन संपत्ति को आप कैसे मैनेज करते हैं, यह इस पर कम निर्भर करता है कि आप कितने होशियार हैं, और इस पर ज़्यादा निर्भर करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है। और व्यवहार सिखाना कठिन कार्य है उन्हें भी जो वास्तव में होशियार हैं। एक टैलेंटेड पर्सन जो अपनी भावनाओं पर काबू ना पा सके वह फाइनेंशियल डिजास्टर का शिकार हो सकता है। इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। एक आम व्यक्ति जिसे फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है अमीर हो सकते हैं अगर उनके पास कुछ ऐसे गुण हों जिसके लिए ज़्यादा सोच समझ की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि ईमानदारी, लोगों से व्यवहार करने का तरीका। मेरी पसंदीदा विकिपीडिया एंट्री शुरू होती है। रोनाल्ड रीड एक अमेरिकी फिलैंथ्रोपिस्ट, इन्वेस्टर, जैनिटर यानी फ्लश साफ करने वाले और गैस स्टेशन अटेंडेंट थे। रोनाल्ड रीड का जन्म ग्रामीण वर्मोंट में हुआ। वे अपने परिवार से हाई स्कूल करने वाले पहले सदस्य थे। वे हर रोज रास्ते में अन्य लोगों से लिफ्ट लेकर कैंपस जाया करते थे। जो रोनाल्ड रीड को जानते थे उनके जीवन के बारे में बताने योग्य ज़्यादा कुछ नहीं था।
उनका जीवन इतना आम था जितना कि किसी का हो सकता था। रीड ने 25 वर्षों तक एक गैस स्टेशन में कारों की मरम्मत की और 17 वर्षों तक एक ऑफिस में फर्श पर झाड़ू लगाई। 38 वर्ष की आयु में उन्होंने $12,000 में एक 2 बेडरूम वाला घर खरीदा और अपना पूरा जीवन वहीं बिताया। 50 वर्ष की आयु में उनका डाइवोर्स हो गया और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। वर्ष 2014 में 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और तब जाकर उन्होंने न्यूज़पेपर में सुर्खियां बटोरी। 2014 में लगभग 3 करोड़ अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु हुई। इनमें से 4,000 से भी कम लोगों की प्रॉपर्टी उनकी मृत्यु के समय $8 मिलियन थी। रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। अपनी वसीयत में इस पूर्व जैनिटर ने अपने सौतेले बच्चों के लिए $2 मिलियन और स्थानीय अस्पताल और लाइब्रेरी के लिए $6 मिलियन छोड़े थे। जो रीड को जानते थे वह चकराए हुए थे। उनके पास इतना सारा पैसा आखिर कहाँ से आया? बाद में पता चला कि इसमें कोई भी रहस्य नहीं था। ना तो उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी और ना ही उन्हें यह पैसा विरासत में मिला था। रीड ने जितना संभव था उतनी बचत की और वह पैसा ब्लू चिप स्टॉक्स में लगा दिया। फिर उन्होंने दशकों तक प्रतीक्षा की जब तक वह छोटी सी इन्वेस्टमेंट बढ़कर $8 मिलियन में नहीं बदल गई। बस इतना ही और वह टॉयलेट साफ करने वाले से दान देने वाले बन गए। रोनाल्ड रीड की मृत्यु से कुछ महीने पहले रिचार्ड फुस्कॉन नाम का एक और व्यक्ति खबरों में था। रिचार्ड फुस्कॉन वह सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं था। हार्वर्ड से पढ़े इस मेरिल लिंच कार्यकारी के पास MBA की डिग्री थी और उसने फाइनेंस में इतनी सफलता हासिल की थी कि लगभग 40 की उम्र में ही एक दान देने वाला बन गया। क्रेन्स बिजनेस मैगजीन ने एक बार उसे सफल कारोबारियों की 40 अंडर 40 सूची में शामिल किया, लेकिन फिर ठीक सोने के सिक्के उछालने वाले टेक्निकल एग्जीक्यूटिव की तरह सब बिखर कर रह गया। 2000 के पहले दशक के बीच हुस्कोन ने ग्रीनविच कनेक्टिकट में एक विशाल घर बनाने के लिए लोन लिया। इस घर के रखरखाव का मंथली एक्सपेंस लगभग $90,000 से भी अधिक था। फिर वर्ष 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आ पड़ा। इस संकट ने सभी की फाइनेंशियल कंडीशन को चोट पहुंचाई। इसने फुस्कॉन को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया। अत्यधिक लोन और अनकदी संपत्ति ने उसे दिवालिया बना छोड़ा। फिलहाल मेरी कोई आमदनी नहीं है, उसने 2008 में कथित तौर पर कोर्ट में जज को बताया और फिर एक एक करके उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। रोनाल्ड रीड धैर्यवान थे और रिचार्ड फुस्कॉन लालची थे और बस इतना काफ़ी था दोनों के बीच के शिक्षा और अनुभव के विशाल अंतर को ग्रस्त करने के लिए। यहाँ सीख रोनाल्ड की तरह ज़्यादा या रिचार्ड की तरह कम बढ़ने की नहीं है। हालांकि यह भी कोई बुरी सलाह नहीं है। इन कहानियों की दिलचस्प बात यह है कि फाइनेंस के संबंध में यह कितनी अनोखी हैं। एक ऐसी कहानी की कल्पना करना जहां रोनाल्ड रीड किसी हार्वर्ड प्रशिक्षित सर्जन से बेहतर हार्ट सर्जरी कर सकें यह असंभव है, या फिर किसी इंजीनियर से बेहतर इमारत बना सकें यह भी संभव नहीं। ऐसी भी कोई कहानी नहीं होगी जहां पर एक किसान किसी विश्व के जाने माने परमाणु इंजीनियर को मात दे सके। लेकिन इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में ऐसी कहानियां होती हैं। रोनाल्ड रीड और रिचार्ड फुस्कॉन में दो बातें एक समान हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट्स भाग्य द्वारा संचालित होते हैं
और इसका इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क से कोई संबंध नहीं है। ये कुछ हद तक सच है और यह किताब इस पर विस्तार से चर्चा करेगी। यहाँ या दूसरा और जो मेरे अनुसार अधिक सामान्य है कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई कठिन साइंस नहीं है। यह एक व्यावहारिक स्किल है। जहाँ आप किस प्रकार व्यवहार करते हैं यह ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि आप क्या जानते हैं। मैं इस स्किल को द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहता हूँ। इस कहानी का उद्देश्य छोटी कहानियों के द्वारा आपको यह विश्वास दिलाना है कि व्यावहारिक कौशल संपत्ति के तकनीकी पहलू से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा इस प्रकार करूँगा कि सभी रीड से लेकर फुसकोन और बीच में बाकी सब बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना सीख सकें। और जैसा कि मैंने जाना है कि यह व्यावहारिक कौशल यानी बिहेवियर स्किल को हम काफ़ी कम नोटिस करते हैं। फाइनेंस को मुख्य तौर पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, जहां आप फार्मूले में डेटा डालते हैं और फार्मूला आपको बताता है कि आपको क्या करना है और यह मान लिया जाता है कि बस आप यह कर लेंगे। इंडिविजुअल फाइनेंस में सच है, जहां आपको बताया जाता है कि आपके पास 6 महीनों का इमरजेंसी फंड और इनकम का 10% बचत के रूप में होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ये सच है, जहां हमें इंटरेस्ट रेट और मूल्यांकन के बीच पहले का संबंध पता होता है। और यह कॉरपोरेट फाइनेंस में भी लागू होता है, जहां सीएफओ पूंजी का सटीक मूल्य माप सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी बात बुरी या गलत है। बात यह है कि यह जानने से कि क्या करना है आपको यह पता नहीं चलता कि जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो तब आपके दिमाग में क्या कुछ होगा। 2 विषय ऐसे हैं जो सभी को प्रभावित करते हैं, फिर चाहे आप उनमें दिलचस्पी रखते हों या नहीं, और वो है स्वास्थ्य और धन। स्वास्थ्य सेवा उद्योग आधुनिक विज्ञान की एक विजय है जिससे विश्व भर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। धन उद्योग, निवेश, इंडिविजुअल फाइनेंस, बिजनेस इवेंट्स यह अलग ही कहानी है। फाइनेंस ने पिछले 2 दशकों में विश्वविद्यालयों से सबसे होशियार दिमाग वालों को बटोरा है। एक दिन पहले प्रिंसटन स्कूल ऑफ इंजीनियर में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट था। क्या यह इस बात का सबूत है कि इससे हम बेहतर इन्वेस्टर बने हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हमने वर्षों की तपस्या और प्रयास से बहुत से सारे फील्ड्स में विजय हासिल की है। आज हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी है, पर क्या हम फाइनेंस में बेहतर हुए हैं? क्या लोन में डूबने की हमारी संभावना कम हुई है, या फिर क्या हम बुरे दिनों के लिए बचत करने के लिए अधिक योग्य हैं, या फिर हम रिटायर होने के लिए अधिक तैयार हैं, या फिर धन दौलत हमारे लिए क्या करती है और क्या नहीं? क्या इस बारे में हमारे विचार रियलिस्टिक हैं? मैंने तो इन बातों का कोई पक्का सबूत नहीं देखा। मेरे अनुसार ऐसा होने का कारण यह है कि हम धन दौलत के बारे में जो सोचते हैं और सीखते हैं वह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हम फिजिक्स सीखते हैं, नियमों और विधियों के साथ, और ना कि साइकोलॉजी की तरह भावनाओं और बारीकी के साथ। और यह मेरे लिए उतना ही दिलचस्प है जितना आवश्यक। पैसा हर जगह है, ये हम सबको प्रभावित करता है और हम में से ज़्यादातर को भ्रमित भी। हर कोई पैसे के बारे में कुछ अलग ही ढंग से सोचता है। ये हमें ऐसा सबक सिखाता है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं में लागू होता है,
जैसे जोखिम उठाना, आत्मविश्वास और सुख। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो यह जानने और समझने के लिए ज़्यादा शक्तिशाली मैग्नीफायर लेंस प्रदान करते हैं कि लोग जिस प्रकार पैसे के प्रति बिहेव करते हैं वे आखिर ऐसा क्यों करते हैं। यह पृथ्वी के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक है। मैंने फाइनेंस के बारे में लिखना 2008 के शुरुआती दिनों में आरंभ किया। तब फाइनेंशियल क्राइसिस और मंदी का दौर चल रहा था। इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी वह यह थी कि कोई भी पूरा सही नहीं बता सकता कि क्या हुआ और क्यों, और इसके लिए क्या कर सकते थे ये तो दूर की बात थी। इंजीनियर किसी पुल के टूटने का कारण बता सकते हैं क्योंकि वह फिजिक्स के लॉ से पता लगाया जा सकता है। फाइनेंस अलग है, ये लोगों के व्यवहार से चलता है, और मैं कैसा व्यवहार करता हूँ यह मेरे लिए सही हो सकता है पर फिर भी आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में जितना मैंने पढ़ा और लिखा उतना ही मुझे एहसास हुआ कि आप इसे फाइनेंस के बजाय साइकोलॉजी और हिस्ट्री के लेंस द्वारा बेहतर समझ सकते हैं। मुझे वोल्टेयर की यह लाइन काफ़ी पसंद है कि इतिहास कभी खुद को नहीं दोहराता, इंसान हमेशा दोहराता है। पैसों को लेकर हमारा बिहेवियर कैसा है यह इस बात पर काफ़ी अच्छे से लागू होता है। 2018 में मैंने उन 20 सबसे महत्वपूर्ण खामियों और बुरे व्यवहार के कारणों को रेखा अंकित करते हुए एक रिपोर्ट लिखी जिन्हें मैंने धन संपत्ति लेन देन में लोगों को प्रभावित करते देखा है। आपके हाथ में फ़िलहाल ये 20 चैप्टर हैं जिनमें से हर एक मेरे अनुसार धन संपत्ति के मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करता है। यह एक लंबी किताब नहीं है। आपका स्वागत है और अब हम आगे पढ़ते हैं। चैप्टर 1, कोई भी मूर्ख नहीं है। मैं आपको एक समस्या के बारे में बताना चाहूँगा। इसे जानकर आप अपने पैसों के साथ क्या करते हैं इस बारे में बेहतर महसूस करेंगे, और दूसरे अपने पैसों के साथ क्या करते हैं इस बारे में कम आलोचना करेंगे। लोग पैसों के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण हरकतें करते जरूर हैं, लेकिन कोई भी मूर्ख नहीं है। बात असल में यह है, अलग अलग पीढ़ियों के लोग जिनका पालन पोषण करने वाले माता पिता की इनकम अलग अलग है, जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग अर्थव्यवस्था में जन्मे, जिन्होंने अलग अलग जॉब का एक्सपीरियंस किया, वह एक दूसरे से बहुत अलग लाइफ लेसन सीखते हैं। दुनिया कैसे चलती है इस बारे में हर किसी का अपना ही अनुभव है, और जो आपने अनुभव किया है वह कहीं अधिक प्रभावशाली है उसके मुकाबले जो आप किसी और से सुनते या सीखते हैं। इसलिए हम सब, आप, मैं और हर व्यक्ति धन दौलत कैसे काम करती है इससे रिलेटेड अपने अनुभवों के सहारे अपना जीवन गुजारता है, और हम सब के अनुभव अलग अलग होते हैं। जो आपको बेमतलब लगे वह मेरे लिए मायने रख सकता है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बड़ा वह जोखिम और प्रतिफल के बारे में जैसा सोचता है, एक अमीर घर में पला व्यक्ति चाहकर भी उस तरह नहीं सोच सकता। एक स्टॉक ब्रोकर जिसने महामंदी में अपना सब कुछ गंवा दिया, उसने जो अनुभव किया 1990 के दशक के गोरब और ठाठ बाट में काम करने वाला टेक्निकल वर्कर उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। एक ऑस्ट्रेलियन जिसने 30 बरस में कोई आर्थिक मंदी नहीं देखी, उसने कुछ ऐसा अनुभव किया है
जो किसी अमेरिकी नागरिक ने कभी नहीं किया। अनुभवों की यह सूची काफ़ी लंबी है। धन पैसों के साथ हमारा जो संबंध है वो संसार में जो हो रहा है शायद उसका 0.0001% है, लेकिन आपके अनुसार संसार कैसे चलता है उसका 80% है। इसलिए समान रूप से होशियार लोग इस बात पर बहस कर सकते हैं कि मंदी कैसे और क्यों होती है, आपको इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, आपको किसे प्राथमिकता देनी चाहिए, कितना जोखिम उठाना चाहिए आदि। 1930 में फ्रेडरिक लुईस ने लिखा कि महामंदी ने लाखों अमेरिकियों को उनके शेष जीवन काल के लिए अंदरूनी तौर पर प्रभावित किया है, लेकिन अनुभवों में काफ़ी विभिन्नता थी। 25 वर्ष बाद जब जॉन एक कैनेडी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें महामंदी के बारे में क्या याद है। उन्होंने टिप्पणी की कि मुझे महामंदी के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं। मेरा परिवार दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक था और यह समय काफ़ी था। हमारे पास बड़े घर, नौकर चाकर थे और हम बहुत घूमा फिरा करते थे। जो चीज़ मैंने साफ साफ देखी वह बस ये थी कि मेरे पिता ने कुछ और मालियों को सिर्फ इसलिए काम पर रखा कि उन्हें नौकरी मिल जाए जिससे वह अपना पेट भर सकें। मुझे महामंदी के बारे में कुछ पता नहीं था जब तक मैंने हार्वर्ड में इसके बारे में नहीं पढ़ा। मैं इस बारे में पढ़ तो सकता हूँ कि ग्रेट डिप्रेशन में अपना सब गवा देना कैसा रहा होगा, लेकिन मेरे मन में उन लोगों की तरह जख्म नहीं है जिन्होंने वास्तव में अनुभव किया, और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ये सब अनुभव किया ये नहीं समझ सकता कि मेरे जैसा व्यक्ति स्टॉक्स खरीद कर रखने जैसे विषयों में लापरवाह हो सकता है। हम दुनिया को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखते हैं। स्प्रेडशीट बड़ी स्टॉक मार्केट गिरावटों के ऐतिहासिक नंबर्स का मॉडल पेश कर सकती है, लेकिन स्प्रेडशीट उस फीलिंग्स का मॉडल नहीं पेश कर सकती जो आप घर पहुंचकर अपने बच्चों की ओर देखकर सोचते हुए अनुभव करेंगे कि आपने ऐसी गलती की है जिससे उनका जीवन प्रभावित हो सकता है। इतिहास पढ़ने से आपको यह जरूर लगता है कि आप कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक आपने उसे जिया ना हो और उसके नतीजों को व्यक्तिगत तौर पर महसूस ना किया हो, आप उसे इतना नहीं समझ पाएंगे जिससे आपके व्यवहार में बदलाव आ सके। हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन हम सब ने इसके एक तिनके मात्र का ही अनुभव किया है। जैसा कि इन्वेस्टर बैटनिक कहते हैं, कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से पहले हमें उनका अनुभव करना जरूरी है, और हम सब किसी न किसी तरह इस सच का शिकार हैं। 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च के इकोनॉमिस्ट एलराइट मेलमेंडियर और स्टीफन नेगल ने सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस के 50 वर्ष के कार्य की स्टडी की, जिसमें अमेरिकी लोग अपने पैसे के साथ क्या करते हैं इस विषय पर पूरी जानकारी थी। हाइपोथेसिस के अनुसार लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपने लक्ष्य और उस समय के मौजूद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के अनुसार लेने चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। इकोनॉमिस्ट्स ने पाया कि लोगों के जीवन भर के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस उनके उन अनुभवों से काफ़ी मजबूती से जुड़े होते हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में देखे होते हैं, खास करके अपने जीवन के शुरुआती दिनों में। अगर आप ऐसे समय में बड़े हुए जब इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा था, तो आपने आगे जाकर अपना पैसा बॉन्ड्स में कम इन्वेस्ट किया।
उनके मुकाबले जो कम इन्फ्लेशन रेट के समय में पले बढ़े। यदि आप ऐसे समय में पले बढ़े जब स्टॉक मार्केट मजबूत था, तो आपने आगे जाकर अपना पैसा बॉन्ड्स में अधिक निवेश किया। उनके मुकाबले जो स्टॉक मार्केट कमज़ोर होने के समय में पले बढ़े। इकोनॉमिस्ट ने लिखा, हमारी खोज दर्शाती है कि इन्वेस्टर की जोखिम उठाने की चॉइस उसके व्यक्तिगत इतिहास पर निर्भर करती है, ना तो इंटेलिजेंस ना तो एजुकेशन, सिर्फ किस्मत पर कि आप कब और कहाँ जन्मे। धन दौलत को लेकर लोगों के अनुभवों में जो अंतर है वह छोटा नहीं है। उन लोगों के बीच भी जहां आपको यह अनुभव एक जैसे लगे। अब स्टॉक्स को ही लीजिए। अगर आपका जन्म 1970 में हुआ, आपकी जवानी के समय यानी लगभग 18 साल बाद S&P 500 लगभग 10 गुना बढ़ा। इन्फ्लेशन रेट को मिलाकर यह एक बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर आपका जन्म 1950 में हुआ तो मार्केट आपकी जवानी और युवावस्था के समय इन्फ्लेशन रेट को जोड़कर कहीं भी नहीं गया। लोगों के ये दो ग्रुप अपने जन्म का समय अलग होने के कारण स्टॉक मार्केट को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण के साथ अपना जीवन गुजारते हैं। अगर आपका जन्म 1960 में अमेरिका में हुआ, आपकी किशोरावस्था और युवावस्था के समय आप अपने जवान दिनों में इकॉनमी की नॉलेज का आधार विकसित कर रहे थे, तो इन्फ्लेशन ने कीमतें 3 गुना बढ़ा दी। यह बहुत होता है। आपको गैस लाइनें और वेतन याद रहते हैं, वो इनकम जो पिछली बार के मुकाबले और कम दिन चलता है। लेकिन यदि आपका जन्म 1990 में हुआ, आपके पूरे जीवन में इन्फ्लेशन रेट इतनी कम रही कि शायद कभी इसका विचार आपको छूकर भी ना गुजरे। जर्मनी और जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान स्थानीय स्टॉक मार्केट का पूरी तरह से सफाया हो गया। पूरे क्षेत्र बमबारी से नष्ट हो गए थे। युद्ध के अंत में जर्मनी के खेतों में मात्र इतना ही अनाज पैदा हो रहा था कि देश के नागरिक हर रोज 1000 कैलोरीज को ही कंज्यूम कर सकें। अब इसकी तुलना यूएस से करें, जहां स्टॉक मार्केट 1941 से 1945 के बीच 2 गुना से भी अधिक बढ़ गया और वहां की इकानमी पिछले 2 दशकों में सबसे मजबूत हो गई। इन दोनों समूहों के सदस्यों से कोई ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकता कि वे अपने जीवन इन्फ्लेशन रेट को एक नज़रिए से बिताएंगे या फिर स्टॉक मार्केट या आमतौर पर पैसे के बारे में एक जैसा विचार रखेंगे। किसी को भी उनसे फाइनेंस पर समान रूप से प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी को भी यह एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वे दोनों एक सलाह पर सहमत हो जाएंगे। धन दौलत को लेकर उनकी धारणाएं अलग अलग दुनिया में विकसित हुई हैं, और जब ऐसा होता है, मनी को लेकर जो धारणा एक समूह को बेकार लगे वह दूसरे के लिए पूरी तरह से मायने रख सकती है। कुछ साल पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स ने गेयांट ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता फॉक्सकॉन की कार्य परिस्थिति पर एक ब्लॉग लिखा। उसमें काफ़ी गंभीर बातें लिखी गई थी। रीडर्स काफ़ी नाराज थे, लेकिन इस कहानी पर एक दिलचस्प प्रतिक्रिया एक चाइनीज कर्मी के भांजे की ओर से आई, जिसने कमेंट सेक्शन में लिखा था, मेरी आंटी ने कई साल वहाँ काम किया, जिसे अमेरिकी स्वेट शॉप यानी शोषण करने वाली दुकान कहते हैं। ये बहुत मेहनत का काम था, लंबे घंटे, कम तनख्वाह, खराब कार्य परिस्थितियाँ। क्या आप जानते हैं कि वहाँ काम करने से पहले मेरी आंटी क्या करती थी? वह एक सेक्स वर्कर थी, यानी प्रोस्टिट्यूट थी। उस पुरानी जीवन शैली की तुलना में एक स्वेट शॉप में काम करने का विचार मेरे अनुसार एक सुधार है। मैं जानता हूँ कि मेरी आंटी कुछ चिल्लर के लिए
कई पुरुषों द्वारा अपने शरीर शोषण करने के बजाय कुछ डॉलर के लिए किसी दुष्ट पूंजीपति के हाथों शोषण होना पसंद करेंगी। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब निकाला जाए। मेरा एक हिस्सा इसका विरोध करना चाहता है, लेकिन मेरा एक और हिस्सा समझना चाहता है। लेकिन मुख्य यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार अलग अलग अनुभव किसी विषय पर इतनी अलग धारणाओं को जन्म दे सकते हैं। धन दौलत को लेकर जब भी कोई निर्णय लेते हैं, उस क्षण में उपलब्ध जानकारी को अपने दिमागी मॉडल में डालते हैं, जो उन्हें ये बताता है दुनिया कैसे चलती है, और इस आधार पर उस निर्णय को उचित ठहराते हैं। वह लोग अपनी जानकारी में गलत हो सकते हैं, उनकी जानकारी अधूरी हो सकती है, वे मैथमेटिक्स में अनिपुण हो सकते हैं, वे किसी की बातों में आ सकते हैं, या हो सकता है कि उन्हें अंदाजा ही न हो कि क्या कर रहे हैं। वे अपने काम के नतीजों को गलत तरह से आंक सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन हर वह निर्णय जो लोग लेते हैं, वह उनके लिए मायने रखता है और उनके अनुसार सभी आवश्यक पहलुओं की पूर्ति करता है। वह खुद को एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें वे क्या कर रहे हैं और क्यों, इसका वर्णन होता है, और यह कहानी उनके खुद के अनुभव से रचित होती है। एक साधारण सा उदाहरण लीजिए। लॉटरी के टिकट अमेरिकी लोग फिल्मों, वीडियो गेम, संगीत, खेल कूद, किताबों के कुल खर्चे से अधिक पैसा लॉटरी के टिकट पर खर्च करते हैं। और उन्हें कौन खरीदता है? ज़्यादातर गरीब लोग। ये मुझे मूर्खतापूर्ण लगता है, ये शायद आपको भी मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन मैं गरीब परिवार से नहीं हूँ और शायद आप भी नहीं। इसलिए हम में से काफ़ी लोगों के लिए यह समझना कठिन है कि मिनिमम इनकम लॉटरी टिकट खरीदारों के मन में क्या तर्क चलता है। अगर हम किसी से पूछें कि वे लॉटरी टिकट क्यों खरीदते हैं, तो वे शायद कुछ इस तरह कहेंगे। हम एक महीने की इनकम से दूसरे महीने की इनकम तक किसी तरह जीते हैं और बचत की कोई भी संभावना नहीं है। हम छुट्टियां मनाने नहीं जा सकते और ना ही नई कार खरीद सकते हैं। आप में से जो लोग फाइनेंस संबंधी किताबें पढ़ते हैं, आपके पास वह सब कुछ या तो पहले से ही है या उसे पाने की संभावना अच्छी है। लॉटरी टिकट खरीदना ही हमारे जीवन का वह पल है जब हम ठोस रूप से वह सब पाने का सपना देख सकते हैं जो आपके पास है और जिसे आप महत्व नहीं देते। हम एक सपने की कीमत चुका रहे हैं और आप यह नहीं समझ सकते क्योंकि आप पहले से एक सपना जी रहे हैं और इसलिए हम आपसे ज़्यादा लॉटरी के टिकट खरीदते हैं। आपको इस तर्क से सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप दिवालिया हों, लॉटरी टिकट खरीदना बुरा विचार ही है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि लॉटरी टिकट की बिक्री क्यों चलती रहती है, और यह विचार जो आप कर रहे हैं वह मूर्खतापूर्ण है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे हमारे कई फाइनेंस संबंधी निर्णयों के आधार का पता चलता है। एक और पहलू जो यह स्पष्ट करने में सहायता करता है कि फाइनेंस डिसीजंस क्यों इतने आसान नहीं होते, वह इस बात को समझना है कि फाइनेंस हमारी ज़िंदगी में काफ़ी नया सब्जेक्ट है। कुत्तों को 10,000 वर्ष पहले पालतू बनाया गया था, लेकिन वे अपने पूर्वजों का कुछ बर्ताव अब तक बनाए हुए हैं। लेकिन हमें तो फाइनेंस सिस्टम में मात्र 20 से 50 वर्ष का अनुभव है, तो फिर हम अपने फाइनेंस डिसीजंस के सही होने की आशा कैसे कर सकते हैं। हम सब पैसे के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण कारनामे करते हैं क्योंकि हम सब इस खेल में काफ़ी नए हैं, और जो आपको मूर्खतापूर्ण लगता है वह मेरे लिए मायने रख सकता है। लेकिन मूर्ख कोई भी नहीं है,
हम सब अपने अनुभव के आधार पर फैसले लेते हैं जो उस क्षण में हमारे लिए मायने रखता है। आइए अब मैं आपको बिल गेट्स के अमीर बनने की कहानी सुनाता हूँ। चैप्टर 2, भाग्य और जोखिम। कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वह दिखता है। भाग्य और जोखिम बाई बाई हैं। जीवन का हर नतीजा मेहनत और प्रयास के अलावा और अन्य ताकतों पर भी निर्भर करता है। बिल गेट्स उस एकमात्र हाई स्कूल में गए जहां कंप्यूटर था। सिएटल से कुछ ही दूरी पर स्थित लेकसाइड स्कूल में कंप्यूटर कैसे आया, ये कहानी अद्भुत है। बिल डूगल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक समुद्री विमान चालक थे जो बाद में हाई स्कूल में मैथमेटिक्स और साइंस के अध्यापक बन गए। वे मानते थे कि किताबी ज्ञान बिना वास्तविक अनुभव के काफ़ी नहीं। वे यह भी समझते थे कि कॉलेज में पहुंचने के समय हमें कंप्यूटर की कुछ जानकारी की आवश्यकता होगी। स्वर्गीय माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर पॉल एलन ने यह बात याद करते हुए बताई। 1968 में डूगल ने लेक साइड स्कूल मदर्स क्लब से निवेदन किया कि वे अपनी रिटेल सेल से होने वाली इनकम लगभग $3000 से एक टेलीटाइप मॉडल 30 कंप्यूटर लीज पर लें जो टाइम शेयरिंग के लिए जनरल इलेक्ट्रिक मेन फ्रेम टेक्निकल से जुड़ा हो। कोई निश्चय ही काफ़ी दूरदर्शी था। अधिकतर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूलों के पास इतना अच्छा कंप्यूटर नहीं था जैसा 8th क्लास में बिल गेट्स के पास था, और गेट्स को उससे बेतहाशा लगाव था। गेट्स 1968 में 13 वर्ष के थे जब वे अपने क्लासमेट पॉल एलन से मिले। एलन को भी स्कूल का कंप्यूटर इस्तेमाल करने का बहुत जुनून था और दोनों मिलते ही गहरे दोस्त बन गए। लेक साइड का कंप्यूटर वहाँ की आम पढ़ाई का हिस्सा नहीं था, यह एक स्वतंत्र स्टडी प्रोग्राम था। बिल और पॉल आराम से अपने कंप्यूटर में मनपसंद काम कर सकते थे। वे काफ़ी रचनात्मक चीज़ें करते थे और वह जल्द ही कंप्यूटर में माहिर हो गए। अपने ऐसे ही देर रात सेशन में एलन को याद है कि गेट्स ने एक बार एक फॉर्चून मैगजीन दिखाते हुए कहा था, तुम क्या सोचते हो एक फॉर्चून कंपनी चलाना कैसा लगता होगा? एलन ने कहा, पता नहीं, शायद एक दिन हमारी खुद की कंप्यूटर कंपनी होगी। गेट्स ने एलन को जवाब दिया, अब माइक्रोसॉफ्ट की कुल वर्थ $1 ट्रिलियन से भी अधिक है। 1968 में यूनाइटेड नेशन के अनुसार वर्ल्ड में लगभग 300 मिलियन लोग हाई स्कूल की उम्र के थे और इनमें से सिर्फ 300 ही लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। 1 मिलियन हाई स्कूल की उम्र के स्टूडेंट में से सिर्फ एक ने ऐसे स्कूल में पढ़ाई की जहां पर कंप्यूटर था। बिल गेट्स उनमें से एक थे। गेट्स भी इसे मानने से पीछे नहीं हटे, अगर लेक साइड ना होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। उन्होंने 2005 की पास होने वाली कक्षा को ये बात कही। गेट्स बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और उससे भी अधिक मेहनती, और अपनी यूथ एज यानी जवानी के दिनों में ही कंप्यूटर को लेकर ऐसी इमेजिनेशन यानी कल्पना रखते थे जो अनुभवी कंप्यूटर अफसर भी ना रख सके। साथ ही लेक साइड स्कूल में जाने के कारण उन्हें 1 मिलियन में से एक वाली शुरुआती बढ़त भी मिली। अब मैं आपको गेट्स के दोस्त केंट इवांस के बारे में बताता हूँ। उसने भाग्य का दूसरा भाई यानी जोखिम की उतनी ही शक्तिशाली मात्रा का अनुभव किया जितना कि गेट्स ने भाग्य का। बिल गेट्स और केंट इवांस 8वीं कक्षा में पक्के दोस्त बन गए। गेट्स बताते हैं कि इवांस कक्षा में सबसे सर्वश्रेष्ठ छात्र थे। दोनों हद से ज़्यादा फ़ोन पर बात किया करते थे। गेट्स ने इनसाइड बिल्स ब्रेन नामक डॉक्यूमेंट्री में याद करते हुए कहा था, मुझे अब भी केंट का फ़ोन नंबर याद है। उन्होंने कहा 5257851।
इवांस भी कंप्यूटर में उतना ही कुशल था जितना गेट्स और एलन। लेक साइड स्कूल को एक बार क्लास का टाइम टेबल बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। सैकड़ों स्टूडेंट की कक्षाओं का टाइम टेबल और सेक्शन इस तरह से बनाना जिससे वह दूसरे कोर्सेज के बच्चों के साथ ना उलझें, यह जटिलता का एक भूल भुलैया था। स्कूल ने बिल और केंट को, जो कि खुद बच्चे थे, उनको यह काम सौंपा कि वह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएं जो इस समस्या को सुलझा सके, और यह काम उन्होंने कर दिखाया। केंट हमेशा अपने साथ एक बड़ा ब्रीफ केस रखता था, किसी वकील की तरह। गेट्स याद करते हुए कहते हैं, हम हमेशा योजना बनाते रहते थे कि हम 5 या 6 साल बाद क्या करेंगे। क्या हमें सीईओ बनना चाहिए? हम किस प्रकार का प्रभाव बना सकते हैं? क्या हम जनरल बन जाएं या फिर हम एम्बेसडर बन जाएं? चाहे जो भी हो, बिल और केंट जानते थे कि वे जो भी करेंगे साथ ही करेंगे। केंट के साथ अपनी दोस्ती को याद करते हुए गेट्स धीमे से चुप हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी ना हो सका। हाई स्कूल पास करने से पहले ही एक पहाड़ी चढ़ते वक्त पैर फिसल जाने से पहाड़ी से गिरकर केंट की मृत्यु हो गई। हर साल पहाड़ी चढ़ते वक्त यूएसए में लगभग 3 दर्जन लोगों की मृत्यु होती है, और हाई स्कूल में एक पहाड़ पर मरने की संभावना लगभग 1 मिलियन में से एक है। बिल गेट्स ने लेक साइड जाकर 1 मिलियन में से एक का भाग्य पाया, और केंट इवांस ने 1 मिलियन से एक वाला जोखिम पाया। एक जैसा बल, एक ही मात्रा पर विपरीत दिशाएं। भाग्य और जोखिम दोनों इस वास्तविकता का प्रमाण हैं कि जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत कोशिशों और मेहनत के परे कुछ और शक्तियों पर भी निर्भर करता है। भाग्य और जोखिम इसलिए अस्तित्व रखते हैं क्योंकि संसार इतना जटिल है कि आपके 100% प्रयासों से आपको 100% नतीजे नहीं मिल सकते। हर बिल गेट्स के साथ एक केंट इवांस भी होता है जो उतना ही टैलेंटेड और इंस्पायरिंग था, लेकिन जीवन के चरखे के दूसरी ओर पलट कर रह गया। यदि आप भाग्य और जोखिम को ध्यान से देखें तो अपनी और दूसरों लोगों की फाइनेंशियल सक्सेस को आंकते हुए आप पाएंगे कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वह दिखता है। कई वर्ष पहले मैंने नोबेल प्राइज जीतने वाले इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट शाइलर से पूछा, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में ऐसा क्या जानना चाहते हैं जो हम कभी नहीं जान सकते? सफल परिणामों में भाग्य की सटीक भूमिका, उन्होंने उत्तर दिया। मुझे यह उत्तर बहुत पसंद आया क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि फाइनेंशियल सक्सेस में भाग्य की भूमिका नहीं होती। आम रवैया अक्सर यही होता है कि भाग्य को सक्सेस मिलने के बाद अक्सर अनदेखा किया जाता है। अगर मैं कहूँ विश्व में लगभग 1 बिलियन इन्वेस्टर्स हैं, क्या आप सोचते हैं कि इनमें से 10 भाग्य के कारण अरबपति बन सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन फिर अगर मैं आपको उन इन्वेस्टर के नाम लेने को कहूँ, उनके सामने आप शायद पीछे हट जाएंगे। असफलता की भी बराबर रूप से आलोचना की जाती है। क्या असफल बिजनेसमैन ने उतनी मेहनत की जितनी करनी चाहिए थी? क्या वे इन्वेस्टमेंट्स जो बुरे साबित हुए सोच समझ कर नहीं किए गए थे? क्या अनसक्सेसफुल कैरियर आलस के कारण होता है? कभी कभी हाँ, बिल्कुल, लेकिन कितना, यह जानना कठिन है। किसी भी योग्य लक्ष्य का पीछा करने में सफल होने की संभावना 100% से कम है, और जोखिम वही है जो जब बीच में आता है जब आप बदकिस्मती से इस इक्वेशन से दूसरी ओर जा पहुंचते हैं। ठीक भाग्य की ही तरह पूरी कहानी कठिन, अस्त व्यस्त और जटिल यानी कम्प्लेक्स हो जाती है। यदि हम ये जानने का प्रयत्न करें कि किसी परिणाम का कितना हिस्सा हमारे डिसीजंस के कारण इफेक्ट होता है और कितना जोखिम के कारण,
मान लीजिए मैं एक स्टॉक खरीदता हूँ और 5 साल बाद भी वह वैसा का वैसा ही रहता है। ये संभव है कि इसे खरीदने का मेरा डिसीजन ही खराब था। यह भी संभव है कि मेरा निर्णय अच्छा था और मेरी पैसा कमाने की संभावना 80% थी और दुर्भाग्य से मैं 20% वाले दूसरे छोर पर पहुंच गया। इनमें से कौन सी संभावना सही है, यह कैसे जाना जाए? क्या मैंने एक गलती की या फिर जोखिम की वास्तविकता का अनुभव किया? आंकड़ों की सहायता से यह आंकना संभव है कि कुछ निर्णय समझदारी भरे थे या नहीं, लेकिन वास्तविक संसार में दिन प्रतिदिन हम ऐसा नहीं करते। इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन्स के साथ अनेक वर्ष गुजारने के बाद मैंने ये जाना कि किसी दूसरे की असफलता के लिए आमतौर पर खराब डिसीजंस को जिम्मेदार बताया जाता है, जबकि आप अपनी खुद की असफलताओं को अक्सर बदकिस्मती और जोखिम के बुरे पहलू के को जिम्मेदार ठहराते हैं। यदि कोई और व्यक्ति असफलता का शिकार होता है तो हम यह कहानी बनाते हैं कि उसने ज़रूर कोई गलत फैसला लिया होगा, लेकिन जब मैं खुद को आंकता हूँ तो मैं एक ऐसी कहानी बना सकता हूँ जिसके सहारे मैं अपने निर्णयों को सही ठहरा कर बुरे परिणामों को जोखिम के मत्थे मढ़ सकूँ। फोर्ब्स मैगजीन का कवर ऐसे गरीब इन्वेस्टर्स की सराहना नहीं करता जिन्होंने निर्णय तो समझदारी भरे लिए, किंतु दुर्भाग्यवश जिन्हें जोखिम का बुरा पहलू झेलना पड़ा। लेकिन यह ऐसे अमीर निवेशकों का गुणगान अवश्य करता है जिन्होंने ठीक ठाक या फिर लापरवाही वाले निर्णय लिए लेकिन भाग्यशाली निकले। दोनों ने एक ही सिक्का उछाला, लेकिन उसके गिरते समय बाजी पलट गई। इसका खतरनाक पहलू ये है कि हम सब पैसे के बारे में यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं, कौन सी निवेश नीतियां काम करती हैं, कौन सी नहीं, कौन सा उद्योग नीतियां काम करती हैं, कौन सी नहीं। आप अमीर कैसे बनते हैं, आप गरीब होने से कैसे बच सकते हैं। हम सफलताओं और असफलताओं की समीक्षा कर यह पाठ सीखने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं वही करो जो इसने किया, जो उसने किया उससे बचो। अगर हमारे पास कोई जादुई छड़ी होती तो हम जान पाते कि इन परिणामों का कितना अनुपात ऐसे कार्यों के कारण है जो दोहराए जा सकते हैं, बनाम अनियमित जोखिम और भाग्य की भूमिका जो इन कार्यों को इससे या उस ओर धकेलते हैं। लेकिन हमारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, हमारे पास दिमाग है जिसे अधिक बारीकी के बगैर सरल उत्तर चाहिए। इसलिए उन विशेषताओं को पहचानना जो हमें अपनानी चाहिए या जिनसे हमें बचना चाहिए बेहद कठिन हो सकता है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की जो बिल गेट्स की ही तरह बेतहाशा सफल था, लेकिन जिसकी सफलता को भाग्य या कौशल से बांधना कठिन है। कार्नेलियस वैंडरबिल्ट ने अपने रेल मार्ग साम्राज्य का एक्सपेंड करने के लिए बस कुछ एग्रीमेंट पूरे ही किए थे। उनके एक व्यवसाय सलाहकार ने आगे झुककर वैंडरबिल्ट को बताया कि हर एग्रीमेंट जिसके लिए उन्होंने सहमति दी थी वह किसी न किसी तरह कानून को तोड़ रहा है। हे भगवान जॉन, वैंडरबिल्ट ने कहा, तुम्हें लगता है कि रेल मार्ग स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क के कानून के अनुसार चल सकता है? बोलो, क्या ऐसा हो सकता है? इसे पढ़ने के बाद मेरा पहला विचार यह था, इस रवैये के कारण ही वे इतने सफल थे। वैंडरबिल्ट के समय में कानून रेल मार्ग को अनुमति नहीं देता था, इसलिए उन्होंने कहा बाढ़ में जाए और कैसे भी अपना काम किया जाए। वैंडरबिल्ट बेतहाशा रूप से सफल थे, इसलिए उनकी कानून तोड़ने की आदत, जो कुख्यात और उनकी सफलता के लिए निर्णायक थी, उसे ऋषि ज्ञान के रूप में देखना लुभावना लग सकता है। उस बेजोड़ दूरदर्शी ने कुछ भी अपने रास्ते में नहीं आने दिया। लेकिन यह विश्लेषण कितना खतरनाक है। कोई भी समझदार व्यक्ति खुल्लम खुल्ला अपराध को इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देता। आप आसानी से वैंडरबिल्ट की कहानी के अलग तरह से
रूप लेने की कल्पना कर सकते हैं। एक नियम विरोधी जिसकी नई कंपनी एक अदालत के आदेश से धाराशाही होगी। इसलिए यहाँ पर एक समस्या है। आप वैंडरबिल्ट की कानून तोड़ने के लिए उतनी ही प्रशंसा कर सकते हैं जितनी आप एनरॉन की इसके लिए आलोचना करते हैं। शायद इनमें से एक भाग्यवश कानून के हाथों से बच निकला जबकि दूसरा जोखिम के शोर पर जा पहुंचा। मैं कानून की चिंता क्यों करूं? वैंडरबिल्ट ने एक बार कहा था। क्या मेरे पास शक्ति नहीं है? उनके पास थी और उसने काम भी किया, लेकिन उन शब्दों की किसी ऐसी कहानी के अंतिम शब्दों के रूप में कल्पना करना काफ़ी आसान है जिसका परिणाम बिल्कुल अलग हो। निडरता और लापरवाही के बीच की रेखा बहुत पतली हो सकती है। जब हम भाग्य और जोखिम को उतना उचित लेखा ना दें तो अदृश्य हो सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम अब तक के महानतम इन्वेस्टर, मूल्य निवेशक के जनक और वॉरेन बफेट के शुरुआती गुरु के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन बेंजामिन ग्राहम की अधिकांश निवेश सफलता जीईआईसीओ स्टॉक के एक बड़े भाग का स्वामी होने के कारण थी जिसने उनके खुद के अनुसार हर उस विविधीकरण का नियम तोड़ के रख दिया जिसे ग्राहम ने खुद अपने प्रसिद्ध मूल ग्रंथों में लिखा था। यहाँ निर्भीकता और लापरवाही के बीच की महीन रेखा कहाँ स्थित है मुझे नहीं पता। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि मार्क जुकरबर्ग प्रतिभावान हैं क्योंकि उन्होंने याहू के 2006 के $1 बिलियन में उसकी कंपनी खरीदने के प्रस्ताव को आविष्कार कर दिया। उन्होंने भविष्य को बूझा और अपनी बात पर डटे रहे, लेकिन लोग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीदे जाने के प्रस्ताव को ठुकराने के लिए याहू को उतनी ही आलोचना करते हैं। इन मूर्खों को समय रहते पैसे बटोर लेने चाहिए थे। इंटरप्रेन्योर्स के लिए यहाँ क्या सबक है मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं, क्योंकि भाग्य और जोखिम की स्पष्ट व्याख्या करना कठिन है। इसके और भी कितने ही उदाहरण हैं। अनगिनत सौभाग्य लीवरेज का परिणाम है। सर्वश्रेष्ठ और सबसे बुरे मैनेजर्स अपने कर्मचारियों को जितना हो सके उतना बाउंड करके रखते हैं। ग्राहक हमेशा सही होता है और ग्राहक नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। दोनों समीकृत व्यावसायिक ज्ञान हैं। प्रेरक रूप से निर्भीक और मूर्ख लापरवाह के बीच की रेखा की मोटाई मात्र 1 मिलीमीटर भी हो सकती है, जिसे बस प्रश्न दृष्टि से देखा जा सकता है। भाग्य और जोखिम एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। यह कोई ऐसी समस्या नहीं जिसे आसानी से सुलझाया जा सके। जब हम फाइनेंस प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ शैली के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं तो भाग्य क्या है, कौशल क्या है और जोखिम क्या है, यह पहचानना सबसे कठिन समस्या है। लेकिन ऐसी 2 बातें हैं जो आपको बेहतर दिशा दिखा सकती हैं। पहली, ध्यान रखें कि आप किसकी प्रशंसा और सराहना करते हैं। हम इस बात का भी ध्यान रखें कि आप किसे नापसंद करते हैं और उसके जैसा नहीं बनना चाहते। या फिर ध्यान रखिए जब आप यह मानने चलें कि 100% परिणाम प्रयासों और निर्णय पर निर्भर करते हैं। मेरे बेटे के जन्म के बाद मैंने उसे एक पत्र लिखा जिसका एक हिस्सा कुछ ऐसे था। कुछ लोग ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं जहां शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि कुछ अन्य इसके विरुद्ध होते हैं। कुछ का जन्म समृद्ध अर्थव्यवस्था में होता है जहां एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि कुछ का जन्म युद्ध और अभाव में होता है। मैं तुम्हें सफल होते देखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम इसे खुद हासिल करो, लेकिन याद रखो कि सफलता हमेशा मेहनत के कारण नहीं मिलती और गरीबी हमेशा आलस के कारण नहीं होती। जब तुम दूसरों को और साथ में खुद को आंकने लगो, ये हमेशा ध्यान में रखना। और दूसरी बात
इसलिए व्यक्ति विशेष और केस स्टडी पर कम और व्यापक परिणामों पर अधिक ध्यान दें। मेरे पसंदीदा इतिहासकार फ्रेडरिक लुइस एलन ने अपना करियर एक औसत मध्यस्थ अमेरिकी के जीवन को दर्शाते हुए बिताया। वे कैसे रहते थे, किस प्रकार उनमें बदलाव आया, आजीविका के लिए वे क्या करते थे, खाने में क्या खाते थे इत्यादि। इस तरह के व्यापक अवलोकन से अधिक उपयुक्त सीख मिलती है, बजाय उन चंद अतिशय शख्सों के अध्ययन से जो हमेशा खबरों में रहते हैं। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, सफलता एक खराब शिक्षक है। ये होशियार लोगों को ये सोचने को लुभाती है कि वे कभी हार नहीं सकते। जब सब बहुत अच्छा चल रहा होता है, समझिए कि यह इतना अच्छा नहीं है जितना आपको लग रहा है। आप अजय नहीं हैं, और यदि आप यह मान लें कि भाग्य ने आपको सफलता दिलाई है, तो आपको इसके दूसरे भाई जोखिम में भी विश्वास करना पड़ेगा, जो आपकी कहानी को तुरंत पलट सकता है। लेकिन इसे दूसरी दिशा में देखा जाए तब भी यह मान्य है। असफलता भी एक खराब शिक्षक हो सकती है, क्योंकि यह होशियार लोगों को यह मानने के लिए मजबूर करती है कि उनके निर्णय बहुत बेकार थे जब कभी वे जोखिम की निर्मम वास्तविकता का सामना करते हैं। असफलता का सामना करने की तरकीब ये है कि आप अपने बीते जीवन का इस तरह से प्रबंधन करें कि एक बुरा निवेश यानी एक बुरी इन्वेस्टमेंट, एक अपूर्ण फाइनेंस उद्देश्य आपको पूरी तरह से नाजक जोड़ कर रख दें, और आप फिर से भाग्य आपके पक्ष में होने का तक आगे बढ़ते रहें। लेकिन और भी महत्वपूर्ण यह है कि जितना हम सफलता में भाग्य की भूमिका को मान्यता देते हैं, जोखिम की भूमिका का आशय ये है कि हमें खुद को माफ़ करना सीखना चाहिए, और साथ ही दूसरों की असफलताओं को आंकते हुए उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ भी इतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना वह दिखता है। आइए अब ऐसे दो व्यक्तियों की कहानियों पर नज़र डालें जिन्होंने अपने भाग्य को बाध्य किया। चैप्टर नंबर 3, कभी भी पर्याप्त नहीं। जॉन बोगले वैनगार्ड के संस्थापक थे, जिनका 2019 में निधन हो गया। उन्होंने एक बार धन दौलत के बारे में एक ऐसी कहानी सुनाई जो कुछ ऐसा दर्शाती है जिसके बारे में हम अधिक नहीं सोचते। शेल्टर आइलैंड पर एक अरबपति द्वारा दी गई एक पार्टी में कर्ट वोनेगट ने अपने साथी जोसेफ हेलर से कहा कि उनके मेजबान, जो उनके हेज फंड मैनेजर था, उसने एक ही दिन में इतना पैसा कमाया जितना हिलर ने अपनी अत्यंत लोकप्रिय नॉवल कैच-22 की पूरी बिक्री में भी नहीं कमाया। हिलर ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मेरे पास वह है जो उसके पास कभी नहीं होगा, पर्याप्त। पर्याप्त। मैं इस शब्द की सरल वाग्मिकता से दंग रह गया, जिसके दो कारण हैं। पहला, क्योंकि मुझे खुद जीवन में बहुत कुछ मिला है, और दूसरा, क्योंकि जोसेफ हिलर ने जो कहा वह एकदम सही था। हमारे समाज के पास एक अंश के लिए, जिसमें हम में से काफ़ी समृद्ध और शक्तिशाली लोग शामिल हैं, आजकल कोई सीमा ही नहीं है जो पर्याप्तता को परिभाषित कर सके। यह कितना तीक्ष्ण है और कितना शक्तिशाली। आइए मैं आपको हमारे पास पर्याप्त न होने के खतरों के दो उदाहरण देता हूँ, और देखते हैं वे हमें क्या सिखा सकते हैं। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ, और किशोरावस्था में वे अनाथ हो गए। लोग ऐसे बेशादीकृत लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपना जीवन थर्ड बेस पर शुरू करते हैं। गुप्ता तो बेसबॉल स्टेडियम भी नहीं देख पाए। उस शुरुआत से आगे चलकर रजत ने जो उपलब्धियां प्राप्त की वे अद्भुत हैं। लगभग 45 वर्ष की उम्र में गुप्ता मैकेंसी के
सीईओ बन गए, जो विश्व की सबसे अच्छी कंसल्टेंट फर्म है। वे 2007 में रिटायर हुए, जिसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लोकहितैषी कार्यों में बिल गेट्स के साथ सहभागिता की। वे 5 अन्य पब्लिक कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सम्मिलित थे। कोलकाता की झुग्गी झोंपड़ी से निकल गुप्ता अभी तक के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर में से एक बन चुके थे। सफलता के साथ साथ उन्होंने प्रचुर संपत्ति भी मिली। 2008 के खबरों के अनुसार गुप्ता की शुद्ध संपत्ति $100 मिलियन थी। इतनी राशि अधिकांश लोगों के लिए अप्रिमेय है। उस राशि का 50% एनुअल रिटर्न प्रतिदिन लगभग $600 प्रति घंटा उत्पन्न करता है। वे जीवन में जो चाहे वह कर सकते थे, और जो वह चाहते थे वह मात्र एक सेंटा मिलियनर बनना नहीं था, वह एक बिलियनर बनना चाहते थे, और वे हर हाल में यह पाना चाहते थे। और उनके उसी बिलियनर बनने की चाहत ने उन्हें बर्बाद कर दिया। एक बड़ी रकम की गैर कानूनी लेन देन में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। जो प्रश्न हमें गुप्ता से पूछना चाहिए वह ये है कि कोई ऐसा जिसके पास अरबों खरबों डॉलर हों, वह और अधिक पैसों के लिए क्यों इतना बेताब होगा कि उसे पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे। वे लोग जिन्हें जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उनके द्वारा किया गया अपराध एक अलग बात है। एक नाइजीरियन ठग ने एक बार द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उसे दूसरों को चोट पहुंचाने से ग्लानि का अनुभव होता है, लेकिन गरीबी आपको दर्द महसूस नहीं होने देती। जो गुप्ता ने किया वह अलग था। उनके पास पहले से सब कुछ था, अकल्पनीय संपत्ति, प्रतिष्ठा, शक्ति, स्वतंत्रता, और उन्होंने इस बात को जाने दिया क्योंकि उन्हें और अधिक चाहिए था। उन्हें पर्याप्त की जानकारी नहीं थी। वॉरेन बफेट ने बाद में इसका इस तरह वर्णन किया, वह पैसा कमाने के लिए जो उनके पास नहीं था और जिसकी उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी, उन्होंने वह सब दांव पर लगा दिया जो उनके पास था और आवश्यक था। और ये मूर्खता है, ये साफ मूर्खता है। जो आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए दांव पर लगाते हैं जो ज़रूरी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। जो आपके पास है और ज़रूरी है, उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए दांव पर लगाने का कोई मतलब नहीं जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको ज़रूरत नहीं। यह एक ऐसी बात है जो उतनी ही प्रत्यक्ष है जितनी कि अनदेखी। हम में से शायद ही कभी किसी के पास $100 मिलियन हों जैसे गुप्ता और मैडॉफ के पास थे, लेकिन यह किताब पढ़ रहे लोगों में से कुछ प्रतिशत अपने जीवन के एक पड़ाव पर इतना वेतन अवश्य कमा सकेंगे जिससे वह अपनी हर जायज़ ज़रूरतें पूरी कर सकें, और साथ ही उसमें से भी काफ़ी कुछ पा सकें जो वह चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो कुछ बातें याद रखना। पहली, सबसे कठिन फाइनेंशियल स्किल गोल पोस्ट को चलने से रोकना है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण भी है। अगर नतीजों के साथ उम्मीदें बढ़ती रहें तो अधिक पाने की चेष्टा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि और अधिक प्रयास के बाद आप फिर वैसा ही महसूस करेंगे। और ये खतरनाक होता है जब ज़्यादा का स्वाद, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा प्रतिष्ठा संतुष्टि से ज़्यादा महत्वाकांक्षा को बढ़ावा है। उस परिस्थिति में आगे बढ़ाया हुआ एक कदम गोल पोस्ट को 2 और कदम आगे धकेल देता है। आपको लगता है जैसे आप पीछे छूट रहे हों, और गति बनाए रखने का एकमात्र तरीका और अधिक जोखिम उठाना है। आधुनिक पूंजीवाद 2 चीज़ों में माहिर है, धन दौलत उत्पन्न करने में और साथ ही ईर्ष्या उत्पन्न करने में।
शायद ये दोनों साथ साथ ही पाए जाते हैं। अपने साथियों से आगे बढ़ने का जुनून सफलता का ईंधन हो सकता है, लेकिन पर्याप्त के बोध के बिना जीवन में कुछ मजा नहीं है। खुशी, जैसा कि कहा जाता है, उम्मीदों के बिना नतीजे हैं। दूसरी बात, यहाँ असल समस्या सामाजिक तुलना है। एक नए बेसबॉल खिलाड़ी के बारे में सोचिए जो प्रति वर्ष $5 लाख कमाता है। वह हर परिभाषा से अमीर है, लेकिन मान लीजिए कि अगर वह उसी टीम के लिए खेलता है जिसके लिए माइक ट्राउट, जिसके पास 12 वर्षीय $403 मिलियन का अनुबंध है। अब तुलना करें तो वह नया खिलाड़ी दिवालिया प्रतीत होता है, लेकिन अब माइक ट्राउट की तरह सोचिए। $36 मिलियन प्रति वर्ष बेतहाशा धनराशि है, लेकिन 2008 में उच्चतम आय वाले हेज फंड प्रबंधकों को शीर्ष 10 की सूची में आने के लिए $340 मिलियन प्रति वर्ष कमाना आवश्यक था। ट्राउट जैसे लोग संभवतः अपनी आय की तुलना ऐसे लोगों से करते होंगे, और जो हेज फंड प्रबंधक $340 मिलियन प्रति वर्ष कमाता है, वह शायद खुद की तुलना 5 हेज फंड प्रबंधकों से करता होगा जिन्होंने 2018 में कम से कम $770 मिलियन कमाए। वे शीर्ष प्रबंधक वॉरेन बफेट के जैसे किसी से प्रेरित हो सकते हैं जिनकी निजी संपत्ति 2018 में $3.5 बिलियन बढ़ गई। बफेट के जैसा कोई शायद जेफ बेजोस से प्रेरित हो सकता है जिनकी शुद्ध संपत्ति 2018 में $24 बिलियन बढ़ गई। एक ऐसी राशि जिसका प्रति मिनट भाग अमीर बेसबॉल खिलाड़ी की पूरी साल की कमाई से अधिक है। मुद्दा यह है कि सामाजिक तुलना की छत इतनी ऊंची है कि वस्तुतः कोई इसे छू नहीं पाएगा, जिसका मतलब ये है कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता, या फिर जीतने का एकमात्र तरीका ये है कि कभी इसे लड़ा ही ना जाए, या मान लेना कि आपके पास पर्याप्त हो सकता है, फिर चाहे वह दूसरों के मुकाबले कम ही क्यों ना हो। मेरा एक दोस्त हर साल तीर्थ यात्रा पर लास वेगास जाता है। एक बार उसने एक डीलर से पूछा, तुम कौन सा खेल खेलते हो और कौन से कैसीनो में? डीलर ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, लास वेगास के कैसीनो में जीतने का सिर्फ एक तरीका है, वह ये है कि जैसे ही आप अंदर आएं वापस बाहर निकल जाएं। और ठीक इसी तरह दूसरों की संपत्ति से तुलना करने का खेल भी काम करता है। तीसरी बात, पर्याप्त बहुत कम नहीं होता। पर्याप्त होने का विचार रूढ़िवाद के जैसा लग सकता है जिसमें अवसरों और क्षमता को छोड़ दिया जाए। मुझे नहीं लगता यह ठीक है। पर्याप्त का मतलब यह समझना है कि इसका विपरीत और अधिक की भूख आपको पछतावे के छोर पर लाकर खड़ा कर देगी। यह जानने का एकमात्र तरीका कि आप कितना खाना खा सकते हैं यही है कि आप तब तक खाना खाएं जब तक बीमार ना पड़ जाएं। कुछ ही लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उल्टी करने की तकलीफ खाने के स्वाद से ज़्यादा होती है, लेकिन किसी कारण यह तर्क व्यवसाय और निवेश में नहीं चलता, और अधिकतर लोग तब जाकर रुकते हैं जब वे टूट जाएं या रुकने पर मजबूर हो जाएं। यह अबोध रूप से में कुछ ऐसा भी हो सकता है, अपने काम में अक्रियाशील हो जाने से लेकर एक जोखिम भरा निवेश आवंटन जिसे आप कायम ना रख सकें। दूसरी तरफ दुनिया में रजत गुप्ता और बनरी मैडोफ जैसे लोग हैं जो चोरी करने पर उतर आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना नतीजे की परवाह किए हर डॉलर हासिल करना जरूरी है। जो भी हो, हर एक संभाव्य डॉलर को ठुकराने की असमर्थता आगे चलकर आपको भारी पड़ेगी।
और चौथी बात, बहुत सी चीज़ें जोखिम में डालने लायक नहीं होती, लाभ कितना ही अधिक हो। जेल से रिहा होने के बाद रजत गुप्ता ने द न्यूयॉर्क टाइम को बताया कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण सीख पाई है। कभी भी किसी चीज़ से हद से ज़्यादा अनुरक्त ना हो। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी उपलब्धियां या इनमें से कुछ भी। मैं अब इस बारे में सोचता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जो हुआ उसने मेरी प्रतिष्ठा अनुचित रूप से नष्ट कर दी, और यह तभी तकलीफ देता है अगर मैं अपनी प्रतिष्ठा से बहुत लगाव करता हूँ। ये शायद उनके अनुभव से लिया जाने वाला सबसे खराब सबक मालूम पड़ता है, और मुझे लगता है कि यह एक ऐसे आदमी का खुद को तसल्ली देने के लिए एक बहाना है जो बुरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा वापस चाहता है, लेकिन अब वह जा चुकी है। प्रतिष्ठा अमूल्य है, आज़ादी और स्वावलंबन अमूल्य हैं, परिवार और दोस्त अमूल्य हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं उनसे प्यार पाना अमूल्य है, खुशी अमूल्य है, और इन सबको बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि कब आपको बेजोखिम उठाना बंद कर देना चाहिए जो इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ये जानना कि कब आपके पास पर्याप्त है। अच्छी खबर यह है कि पर्याप्त का निर्माण करने वाला सबसे शक्तिशाली औजार अद्भुत रूप से सरल है और ऐसे जोखिमों की मांग नहीं करता जो इनमें से किसी भी चीज़ को हानि पहुंचाए। यह अगला चैप्टर है।